Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you all are fine. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver the next lecture, which is basically lecture number 12 of set theory, and it will deal with functions. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर, जिसका रिलेशन का चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था. आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, फंक्शन से रिलेटेड. तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें, और थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें. तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है आज फंक्शंस और डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज फंक्शन को डील करते हुए हमारे सामने आती हैं, उनकी आज हम लोग आप लोगों को डेफिनेशंस करवाएंगे. फंक्शन आपके पास क्या होता है? बेसिकली फंक्शन को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो आपके पास लिखता है. सपोज दैट टू ईच एलिमेंट ए ऑफ अ सेट. ठीक है, मतलब आपके पास एक सेट ए है, उसके हर एलिमेंट के लिए, टू ईच एलिमेंट मतलब इस सेट ए के हर एलिमेंट के लिए, वी असाइन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि हम असाइन करते हैं एक कौन सा एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट किस सेट का, सेट बी का. मतलब सेट ए के हर एलिमेंट के लिए हम सेट बी में कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट अगर असाइन करते हैं, देन द कलेक्शन, तो जो कलेक्शन होती है उन तमाम असाइनमेंट्स की, जो हम असाइनमेंट देते हैं, जो हम असाइन करते हैं, उनकी तमाम की जो एक कलेक्शन बनाई जाती है, इज कॉल्ड फंक्शन. उसको आप क्या कहते हैं, फंक्शन. और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, फंक्शन फ्रॉम ए इन टू बी. ठीक है, फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी. क्यों? क्योंकि आपने सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में से यूनिक एलिमेंट असाइन किया है. इसका मतलब है कि आपने हर एलिमेंट कहाँ से उठाया, सेट ए में से उठाया, लिहाजा स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने किसके एलिमेंट्स असाइन किए, वो सेट बी के एलिमेंट्स असाइन किए हैं, लिहाजा आपका फंक्शन का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो बी, तो फंक्शन ए इंटू बी कहलाएगा. अब इसको आसान अल्फाज में मैं आपको ये बताने लगी हूं कि फंक्शन जो बेसिकली है उसमें सेट ए और सेट बी आपके पास क्या क्या होता है, उसको डिफाइन करने के बाद इसी चीज को मैं मोल्ड कर दूंगी, वो आसानी से आपको समझ आ जाएगी. नेक्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको डोमेन का पता होना चाहिए और टारगेट सेट का पता होना चाहिए. ठीक है, डोमेन का पता होना चाहिए और टारगेट सेट का पता होना चाहिए. उसको पता करने से पहले आपको फंक्शन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए. तो फंक्शन की जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको आप इस तरीके से लिखते हैं कि एफ, और ये कहा है आपने ए इंटू बी, तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेट है आपके पास, ये हमेशा डोमेन होती है. क्या होती है, इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज डोमेन. और ये जो सेकंड सेट होता है इसको आप कहते हैं टारगेट सेट. ये कौन सा सेट होता है आपके पास, टारगेट सेट होता है. मतलब फंक्शन की नोटेशन आपने लिख ली, पहले वाले सेट को आप डोमेन कहते हैं, और जहां से यूनिक एलिमेंट आ रहा होता है उसको आप टारगेट सेट कहते हैं. ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, ये कि इस स्टेटमेंट को मैं दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में किस तरीके से कह सकती हूँ. इसका मतलब है ये जो कि वो असाइन है यूनिक एलिमेंट टू सेट बी, का मतलब है कि डोमेन में से कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. दूसरे अल्फाज में, इसी चीज को दूसरे अल्फाज में आप कर सकते हैं कि किसी भी, अगर आपने मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मैप और फंक्शन, ये 4 वर्ड्स हैं आपके पास, और ये सारी के सारे वर्ड्स का मतलब सेम है. ठीक है, तो इसमें आपने किसी भी रिलेशन में से फंक्शन निकालना, तो पहले आपने बात ये याद रखनी है कि फंक्शन होने के लिए आपके पास सेट ए जो कि डोमेन है उसमें से एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और दूसरा कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए. अगर एलिमेंट रिपीट हो जाता है इसका मतलब है
कि आपने यूनिक आंसर असाइन नहीं किया, और ये डेफिनेशन जो है वो इसकी निगेशन मिलेगी आपको। तो इन्हीं अल्फाज को दूसरे अल्फाज में मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया है कि यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी का मतलब है कि सेट ए में से कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और ना ही कोई एलिमेंट मिस होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी हैं तो कोई भी मैपिंग आपके पास, उसको आप फंक्शन कह देते होते हैं। बेसिकली मैपिंग और फंक्शन ये सारी की सारी क्या है, एक ही चीज़ को कहते हैं, हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। अच्छा, ये आपको हो गया कि फर्स्ट सेट को जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं इन टू बी, तो फर्स्ट सेट आपके पास डोमेन होता है और सेकंड सेट आपके पास क्या होता है, टारगेट सेट होता है। फर्दर मोर एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पास इस चीज़ को, टारगेट सेट को आप रेंज की कैटेगरी में भी डालते हैं, या इसको दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं इमेजेस। और इसमें मैं एक आपके सामने डायग्राम बनाने लगी हूँ, उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है, और फिर उसके बाद मैं आपको इमेज वाली साइड पे लेके जाती हूँ। फंक्शन के लिए आपको पता है कि दो सेट्स आपको चाहिए होते हैं और उनके दरमियान में आप एक कॉरेस्पॉन्डेंस या एक रूल इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हो कि ए के हर एलिमेंट के लिए आपको बी में यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सेट ए ले लिया और ये मेरे पास क्या आ गया, सेट बी, जिसमें एलिमेंट है आर, एस, टी और यू। और इसकी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है रिलेशंस वाले चैप्टर में। तो जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए वो गो थ्रू कर लें, तो उनको समझ आ जाएगा क्लियरली कि रिलेशंस किस तरीके से यहाँ से हम डिफाइन करके, और ग्राफ जिसको हम लोग एरो डायग्राम कहते हैं, वो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में आप ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वो कहता है कि एफ ऑफ ए का आंसर आपके पास क्या है, एस, इसी तरीके से एफ ऑफ बी का आंसर क्या है, यू, और इसी तरीके से एफ ऑफ सी का आंसर है आपके पास आर, और एक और आपके पास है कि एफ ऑफ डी आपके पास क्या आ गया, एस आ गया। ठीक है, अब आपने इसकी डायरेक्टेड डायग्राम बनानी है, एरो डायग्राम, बेसिकली एरो डायग्राम इसको कहते हैं। ये आपके पास सेट ए हो गया और ये आपके पास सेट बी हो गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, और सेट बी में एलिमेंट है आर, एस, टी और यू। और रिलेशन उसने बताया हुआ है कि आपको क्या, कि ए को आपने मैप करवाना है किसके साथ, एस के साथ, तो ए मैप हो गया किसके साथ, एस के साथ। बी को मैप करना है आपने यू के साथ, ठीक है। सी को मैप करना है आपने आर के साथ, और डी को मैप करना है आपने एस के साथ। अगर ये डायग्राम आपको ये डाटा ना दिया होता और ये डाटा सिर्फ आपके पास जो डायग्राम है वो दी होती, जिसको आप एरो डायग्राम कहते हैं, और आपको कहता है कि आप बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आपके पास ये जो फर्स्ट सेट है इसको डोमेन कहते हैं, और ये जो सेकंड सेट है ये आपके पास क्या होता है, रेंज होती है। ये क्या, सॉरी, टारगेट सेट होता है। ठीक है, और फंक्शन चेक करने के लिए आप ये देखते हैं कि पहले वाले सेट में कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही। देखिए हर एलिमेंट के साथ एक ही एरो है, हर एलिमेंट से एक ही एरो ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट फुलफिल है कि कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ। फर्दर मोर हमने ये देखना है कि कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, मतलब दो अगर एरोज आ जाते हैं तो उसका मतलब है वो एलिमेंट रिपीट होगा। तो यहाँ पर हर एलिमेंट में से एक एरो निकल रहा है, इसका मतलब है रिपीटिशन नहीं हो रही। दूसरा ये कि हर एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एरो निकल रहा है, इसका मतलब है कोई एलिमेंट मिस भी नहीं हो रहा। लिहाजा ये जो भी आपको एरो डायग्राम दी हुई है ये किसी फंक्शन की है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन पूरी है। ये तो अगर मैं इसको कह दूं कि इसमें से डोमेन निकालें आप, तो डोमेन तो आप इसकी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ आपके पास क्या है, वो आपके पास फर्स्ट सेट होता है, वो क्या आ गया, ए, बी, सी और डी। लेकिन एक टर्म आपके पास यहां पर आती है इमेज, इमेज ऑफ एफ, या इसको आप कहते हैं रेंज। दूसरे अल्फाज में आप क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या है, रेंज ऑफ एफ का मतलब है उन तमाम सेट्स का, तमाम एलिमेंट्स का सेट्स। ठीक है,
जो इनके करस्पॉन्डिंग मिले हैं हमें, मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजेस वैल्यूज, ठीक है, कि तमाम इमेज वैल्यूज जो आती हैं उनका जो सेट होता है वो आपके पास रेंज ऑफ एफ कहलाता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा का सारा आपके पास रेंज है, ये सारे के सारे को आप टारगेट सेट कहते हैं। लेकिन अगर आपने रेंज या इमेज को डिफाइन करना है तो आपने इमेजेस उठानी है, मतलब जो आपके पास आंसर्स आए होते हैं। इसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर आप चीज पुट करते हैं ये आपकी इनपुट होती है, और ये जो आंसर आपके पास आ रहा होता है ये आपके पास आउटपुट होती है। इन शॉर्ट अगर आप तमाम की तमाम आउटपुट्स का एक सेट बना लेते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एफ कहते हैं या इमेज ऑफ एफ कहते हैं। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस रखना है, टारगेट सेट ये सारा है आर एस टी यू, लेकिन इसकी रेंज या इमेज क्या निकल रही है कि आपके पास एक आंसर आ रहा है आर, एक आंसर आ रहा है आपके पास एस, एक आंसर आ रहा है यू। तो यहां से हमें बहुत क्लियर हो गया है कि टारगेट सेट जो है और जो रेंज है वो जरूरी नहीं है कि वो बराबर हों, ठीक है। तो आपने यहां से एक नोट याद कर लेना है कि जो आपके पास डोमेन होती है वो बेसिकली ए का सबसेट होता है, और जो आपके पास रेंज या इमेज होती है वो हमेशा टारगेट सेट का सबसेट होता है। वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, एक नोट है कि डोमेन ऑफ एफ जो होती है वो हमेशा सबसेट होती है किसकी, पहले वाले सेट की, और दूसरा जो आपके पास रेंज ऑफ एफ है वो हमेशा सबसेट होती है टारगेट सेट की, जो कि आपके पास क्या है, बी होता है। तो ये बेसिकली आपने याद रखना है। और नोटेशन थोड़ी सी मैं और एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं एफ ए से बी, जिस तरीके से यहाँ पर है, ये मैथमेटिकली आपने लिखा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप कोई एलिमेंट ए से लेते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया दिस इज बेसिकली इनपुट, ये आपके पास इनपुट है। इस इनपुट पर जब आप एफ ऑपरेट कर देते हैं, मतलब एफ ऑफ ए लिखते हैं, तो ये एलिमेंट अब ए का नहीं रहा, ये एलिमेंट एफ ऑपरेट होने के बाद किसका एलिमेंट बन गया, बी का एलिमेंट बन गया। और अगर ये बी का एलिमेंट बन गया तो बी तो सेट ए से डिफरेंट है, तो इसका नाम पहले इनपुट था, अब ये क्या आ गया है आपके पास, ये बेसिकली आउटपुट है। इसको क्या कहते हैं, आउटपुट, या दूसरे अल्फाज में जो आप सेट थ्योरी की लैंग्वेज में इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे वो आप कहेंगे इमेज। इमेज किसकी, इमेज ऑफ ए की इमेज कब, अंडर एफ। इस सारे को आप क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ ए को क्या आप सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, इमेज ऑफ एफ, सॉरी इमेज ऑफ ए अंडर एफ, ठीक है। मतलब इमेजेस जो होंगी वो यहाँ पर पड़ी होंगी और प्री इमेजेस आपकी यहाँ पर पड़ी होंगी, ठीक है। और डिफरेंट ऑथर्स जो है ना वो आपके पास डिफरेंट नोटेशन या रिप्रेजेंटेशंस इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नोटेशंस। एक तरीका ये होता है कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको बेसिकली पढ़ते हैं फंक्शन फ्रॉम ए इन टू बी, ठीक है। और इसको अगर आप फर्दर स्पेसिफाई भी कर देते हैं, ये जनरल है, अगर आप इसको पर्टिकुलरली लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है कि आंसर आपके पास क्या आ रहा हो, एक्स स्क्वायर, एक स्टाइल ये होता है, ठीक है। ये डिफाइन करते हैं आप इस फंक्शन को, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। कुछ ऑथर्स इसको इस तरीके से लिखते हैं, जबकि ये आपके पास क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, जिसको आप इनपुट कहते हैं वो आपके पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स एज अ होल जो है आपके पास, वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज बेसिकली इमेज ऑफ, इसको क्या कहते हैं, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। ये इमेज है किसकी, एक्स की इमेज है अंडर एफ, जो बेसिकली एक्स स्क्वायर आई हुई है। अच्छा, कुछ ऑथर्स इसका स्टाइल चेंज करते हुए इसी एफ ऑफ एक्स को, एक्स स्क्वायर को इस तरीके से लिखते हैं, एक्स, और ये बैरो, आप बेसिकली इसको बैरेड एरो बोलते हैं, ठीक है। ये बार सी लगी होती है और ये सामने एरो लगा होता है। फंक्शनल एनालिसिस के सब्जेक्ट में ज़्यादातर ये नोटेशन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है।
इसका मतलब भी यही है। इसका मतलब ये है कि इनपुट वेरिएबल आपका एक्स है और उसका आंसर ये है। ठीक है, मतलब ये आपकी प्री इमेज है और ये आपकी क्या है, इमेज है। और इसको थर्ड स्टाइल में भी लिखा जा सकता है। थर्ड स्टाइल में आप इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास x है वो वेरिएबल है, इनपुट है, और इनपुट हमेशा x एक्सिस के लॉन्ग आती है। जब उस पर आप f ऑपरेट कर देते हैं तो f ऑफ x आता है। बेसिकली जो आउटपुट होती है वो डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, डिपेंडेंट, क्योंकि ये f ऑफ x इस पर डिपेंड करे, इस x पे। जो हम x को वैल्यू देंगे वही f ऑफ x की वैल्यू आएगी, मतलब f ऑफ x की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। तो f ऑफ x डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हमेशा अलॉन्ग y एक्सिस होता है, तो उस रेफरेंस से हम f ऑफ x को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली तीन नोटेशंस हैं आपके पास। ये लिखी हो तो भी ये भी फंक्शन की है, ये लिखी हो इसको भी फंक्शन रीड करते हैं, ये लिखा हो तो इसको भी आप फंक्शन की फॉर्म में रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन हमारी चलती है वो किसकी है, वो आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी रिलेशन भी पीछे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। मैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आइडेंटिटी फंक्शन को आपको डिफाइन कर देती हूँ कि आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास क्या होता है। मैथमेटिकली इसको आप लिखते हैं कि एक ऐसा फंक्शन होता है आई ए, ठीक है, एफ की जगह आई ए ले लेते हैं, जो सेट से सेट पर ही डिफाइन होता है, खुद से खुद पर ही डिफाइन होता है। ठीक है, इस तरीके से कि जब कभी भी आप इसको इस ए के एलिमेंट्स पर ऑपरेट करेंगे, आंसर आपके पास वही चीज आती है। ठीक है, कि आप क्या कहते हैं कि जब आपने यहां से 1 लिया तो आई ऑपरेट करने के बाद भी आंसर 1 ही आए, 2 लिया तो आंसर ऑपरेट करने के बाद भी 2 ही आए। मतलब जो डोमेन में आंसर्स इनपुट्स हैं वही आपके पास टारगेट सेट में भी वही आंसर्स आना शुरू हो जाएं, तो ऐसे फंक्शन को एक हम स्पेशल नेम देते हैं, जो बेसिकली आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसके बाद दो डेफिनेशंस और हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है फंक्शन एज रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से बहुत क्लियर है कि फंक्शन एक अलग चीज है, रिलेशन एक अलग चीज है, लेकिन यही स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पर एक नोट करके आप लिख लें कि हर फंक्शन तो रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, नोट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके पास, फिर इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। नोट आपके पास है, एवरी फंक्शन इज relation, every function is relation, but every relation is not function। हर फंक्शन आपके पास रिलेशन होता है लाजमन, लेकिन कोई अगर आपके पास रिलेशन है, रिलेशन हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर कोई रिलेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन बने। तो ये आप नोट याद रखना। तो फंक्शन एज अ रिलेशन को डिस्कस जब हम करते हैं तो सबसे पहली जो चीज हम लोगों ने क्लिक करनी होती है वो बेसिकली होती है ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्या चीज आपको पता होनी चाहिए कि ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होता है। ग्राफ ऑफ फंक्शन बेसिकली आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, चलिए मैं यहीं पर इसके सामने लिख देती हूँ कि ग्राफ ऑफ फंक्शन बेसिकली आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, इस तरीके से कि जब कभी भी आप डोमेन में से एक एलिमेंट लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको टारगेट सेट में से एक एलिमेंट मिलता है कि आप इस तरीके से लिख सकें। मतलब ग्राफ बेसिकली आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है, और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट होता है वो रिलेशन होता है। ठीक है, तो मतलब आपने अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपके पास रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हर फंक्शन रिलेशन होता है। तो फंक्शन से पहले रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन को फिर हम जब स्केच करेंगे, जो आपके पास पिक्चर मिलती है उसको आप कहते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्यों? क्योंकि वो रिलेशन उस फंक्शन का होता है, लिहाजा हम उस ग्राफ को उस फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है
कि आप दो फंक्शंस को इक्वल कब कहते हैं, मतलब आपके पास इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने आपको फंक्शंस पर ही रखना है, जो जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं पहले लेक्चर में। तो इक्वल फंक्शन, दो फंक्शंस आपके पास इक्वल हो सकते हैं अगर उनका ग्राफ सेम आ जाए। टू फंक्शंस आर इक्वल इफ दे हैव सेम ग्राफ, इफ दे हैव सेम ग्राफ। कि अगर दो फंक्शंस हैं और उन फंक्शन से आपने रिलेशन बनाया है और रिलेशन से फिर आपने ग्राफ बनाया है और दिखने में वो ग्राफ दोनों सेम हैं, तो फिर वो फंक्शंस भी आपस में क्या हैं, सेम है। तो दूसरे अल्फाज में भी आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपके पास इफ एफ आपके पास एक फंक्शन है जो ए से बी तक है और इसी तरीके से आपके पास दूसरा फंक्शन है जी, वो भी आपका ए से बी तक है, ठीक है, आर इक्वल या डिफाइंड टू बी इक्वल इफ एफ ऑफ ए बी जी बी टू फंक्शंस, ये आपके पास क्या है, दो फंक्शंस हैं, देन दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। इसको इक्वल हम कहते हैं इफ, कब, जब एफ ऑफ ए का आंसर जी ऑफ ए के इक्वल आना शुरू हो जाए। और यहां पर आप कंडीशन ये लगाते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है ये बेसिकली किसके लिए है रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन है आपकी इक्वल फंक्शन के लिए, कि दो फंक्शंस को आप इक्वल कहते हैं तब जब एफ ऑफ ए का आंसर जी ऑफ ए के इक्वल आ जाए। और ये चीज हमने देखनी होती है तमाम के तमाम एलिमेंट्स के लिए जो किस में मौजूद होते हैं, ए में। इन शॉर्ट तमाम के तमाम एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए जो मौजूद हैं डोमेन में, मतलब डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये रिलेशन अगर आपके पास होल्ड कर जाता है तो फिर आप इन दोनों फंक्शंस को कहेंगे कि आपस में इक्वल है। दूसरे अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि इक्वल फंक्शंस वो होते हैं जिनके ग्राफ्स आपके पास क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ये था आपके पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह पर डिस्कशन करेंगे, इसकी कुछ स्केचिंग पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।